बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन जो है वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब सऊदी अरब के दौरे पर हैं, सरकारी दौरा भी है, साथ में उम्रे की अदायगी भी है। और इस ज़मन के अंदर क्या पेशरफ्त हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में, किस हद तक आगे बढ़ने के मौके होंगे, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बातें होंगी, पाकिस्तान किस जगह पे क्या किरदार कर सकता है, क्या इक़दाम उठा सकता है, इस दौरे में ये अहम सी बातें हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करें तो कल जो गाइडलाइंस फराहम की गई हैं या जो नैरेटिव और एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, इसमें क्या बेहतरी के इम्कानात हैं और क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, माजी से वो इक़दाम किस हद तक मुख्तलिफ होंगे और ये इक़दाम इसके कितने दूररस नताइज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सियासत के हवाले से तो अपोजिशन लीडर की अगर बात की जाए, अपोजिशन रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तश्कील के हवाले से जो रवाबित थे, उन रवाबित का क्या कहना है, उनका आउटकम क्या निकल सकता है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक वाइट पेपर जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो वाइट पेपर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़दाम के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक जो इक़दाम उठाए हैं, जो 1 साल की कारकर्दगी उन्होंने बयान की है, जिस बर्क रफ्तारी के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट्स की तकमील के हवाले से दावेदारी की है, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारे मनसूबों के ऊपर तख्तियाँ लगाई हैं। लेकिन यह हर वक्त में हुआ है, हर दौर में हुआ है, हर हुकूमत में हुआ है कि जो जारी मनसूबे होते थे या तो रोक दिए जाते थे या फिर अगर उसकी तकमील होती थी तो पिछली किसी भी हुकूमत का टैग इस्तेमाल नहीं उस पर हुआ, उनकी तख्तियाँ नहीं लगती थी। शाज़ो नाज़र कोई 1-2 केसेस हैं कि जिस पे उस तख्ती को लगाने के बाद बताया गया पुराने शख्स को बुला के कि ये आपका मंसूबा था, आपके मंसूबे की हमने तकमील की है, आपका ये इनिशिएटिव था तो हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी किसी मंसूबे की तकमील हुई हो तो उस मंसूबे के बाद उसी हुकूमत की तख्ती लगती है जिस हुकूमत में उस मंसूबे को मुकम्मल किया गया हो। तो अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी और उसके जो इक़दाम थे उसकी बहुत सी जो है शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, उसके चर्चे हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत उसके चर्चे कर रही है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में इक़दाम किस हद तक बेहतरीन है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपोजिशन की तैयारियां किस हद तक हैं, मौजूदा सूरत हाल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की जो तजवीज़ थी वो क्या बुलाई जाएगी, अगर बुलाई जाती है तो उसका आउटकम क्या देखने को मिलेगा, इसी मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज जो दौरे का आगाज़ हुआ है, वज़ीर आज़म भी पहुँच गए हैं, वज़ीर आला पंजाब भी पहुँच गई हैं, तो इस पूरे मंजरनामे में किस हद तक इसका बेहतरीन आउटकम निकलता हुआ आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ऐसा एक बात तो ज़हन में रखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूँ और आने वाले वक्त में भी यही बात कहूँगा कि सऊदी अरब से कभी भी पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान खाली हाथ नहीं आया। सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमारी तमाम गलतियों कोताहियों के बावजूद वो हमारा साथ देते हैं। लिहाजा सऊदी अरब का दौरा जब भी हो तो उस वक्त ज़हन नशीन कर लेना चाहिए तो सऊदी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ देकर भेजेगी और उनका कुछ ना कुछ देना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में बहुत बेहतर होगा। ये बात तो इस दौरे के हवाले से बिल्कुल क्लियर है। अगले आने वाले 2 से 4 दिनों 2 दिनों में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अलामिया जारी हो जाएगा, मुलाकातें जो है वो सारा कुछ आपके सामने ले आएंगे और इन चीजों के सामने लाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या मिला है। लेकिन ये जरूर है कि हमें सऊदी अरब से हमेशा अच्छे की उम्मीद है और हम सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया है और सऊदी अरब साथ देगा। जो बाकी बातें हैं सऊदी अरब के दौर के अलावा पाकिस्तान की सियासत की, तो यासर ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है तो उस वक्त लोग बहुत सी बातें करते थे, लिखते थे यार कि क्या आपको ख्वाब आ गई है कि क्या होने वाला है। उस वक्त भी कहता था कि अप्रैल का महीना जो है ये बड़ा मजेदार महीना होगा और अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है, सियासी भी, मुआशी सूरत हाल पर भी और पाकिस्तान में बहुत सी चीजों की तब्दीली के हवाले से भी। तो यार ये सब कुछ चलने जा रहा है। आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं आज भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा कि आप देखिएगा कि अप्रैल के महीने में बहुत से लोग इन होंगे, बहुत से लोग आउट होंगे। सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली की हवा चलेगी, बहुत से सियासी कौंसलों से
सियासी परिंदे उड़ जाएंगे और बहुत से सियासी घोंसले जो खाली पड़े हैं उनमें आकर कोई ना कोई बैठ जाएगा। कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे और कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे। ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इत्तला है, उसके मुताबिक अप्रैल का महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत की तब्दीली या पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बड़े फैसले इनमें 1, 2, 3 जो है वो अप्रैल के महीने में यासिर हो जाना। अच्छा राना साहब, एक चीज़ बताइए, अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद एपीसी बुलाने का ऐलान है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी बुलाने की बात की थी, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद एपीसी बुलाना चाह रही है। अब इसमें पहले तो ये बताइए कि एपीसी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर हुकूमत की दावत से पहले अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो एपीसी बुला लेती है, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? वैसे भी आपस में हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या भाई? हुकूमत के हवाले से तो जो कल का लामिया है वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। आप क्या उसे चार्जशीट नहीं समझते? वाजे किया है हमारे सिबा सलार साहब ने, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि हम कब तक अपने शोहदा के खून से आप लोगों की जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो आप लोगों के यहाँ पे हुकूमत का तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, वो हम अपने शोहदा के खून से कब तक उसको बढ़ते रहेंगे? आप अपनी तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करें। ये तो चार्जशीट थी, अगर हम गौर करें तो उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर थी। हुकूमत के पल्ले ना पहले कुछ था ना कुछ है। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का कोई काम नहीं है। अगर काम है तो पाकिस्तान के सिबा सलार का है, इसकी वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, इसकी वजह से जो है आपके मुल्क के ऊपर जो है बहुत से कर्जे जो है, जो बहुत से खतरात मंडला रहे थे वो खत्म हुए। बाकी हुकूमत के पल्ले, पंजाबी में कहते पल्ले नहीं तेला कर नहीं कर दी मेला मेला। हुकूमत का तो ये हाल है। देखें, जहाँ तक सियासी तौर पर देखा जाए, हुकूमत की एपीसी क्या होगी, किसको बुलाएंगे? अपोजिशन को अगर बुलाते हैं तो मौलाना साहब के अलावा अपोजिशन का मुझे कोई एक नाम बता दे जिसके चांस हो उस हुकूमत की एपीसी में जाने। कोई एक नाम बता दे। क्या पीर वगैरह जाएगा? तो जवाब उनका बिल्कुल वाजे है, नहीं जाएंगे। उसके बाद पीर वगैरह नहीं है तो जीडीए भी नहीं जाएगी, वो एक ही है ना। उसके बाद अब आ जाए तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, अख्तर मेंगल नहीं जाएगा, जो महमूद खान अचकज़ई, इनके महमूद खान अचकज़ई वो नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी नहीं जाएगी। तो फिर जाएगा कौन? फिर वही लोग जो आपके इत्तेहादी हैं वही होंगे ना शामिल उसमें। तो आप उन इत्तेहादियों के साथ तो वैसे रोजाना बैठते हैं, उन इत्तेहादियों के साथ रोजाना बैठ के वैसे भी आपकी गुफ्तगू शनीद होती है, आप उन इत्तेहादियों के साथ बैठकर वैसे भी सारे फैसले करते हैं। तो फिर तो ये देखने वाला होगा। और तीसरी चीज, आज आप एक बात को ज़हन नशीन कर ले, अगले 12 से 15 दिन बाद, यानी ये रमजान शरीफ के खत्म होते ही एक तहरीक, तो बाकी तहरीकें तो चलेंगी, लेकिन सिंध के अंदर जो तहरीक बड़ा जोर पकड़ने वाली है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को भी ये फैसला करना होगा कि उसने हुकूमत का हिस्सा रहना है या नहीं, अपना सिंध कार्ड बचाना है या नहीं। ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होना होगा। इसलिए अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है और अप्रैल के महीने में सियासी तौर पर बहुत सी चीजें तब्दील भी होने जा रही है। आपको ये नजर आ जाएगा कि हुकूमत एपीसी बुलाए या ना बुलाए, उसमें बहुत देर कर दी है। एपीसी अब तक हो जानी चाहिए थी। अब तक हुकूमत को ये उस वाकये के फौरी बाद एक दिन का डिले करना चाहिए था, मैक्सिमम 2 दिन का डिले कर लेते, एबीसी बुलाते और उस एबीसी में लेकिन राना साहब एक सवाल ये है कि अगर ऑपोजिशन एपीसी बुलाती है तो ऑपोजिशन की एपीसी बुलाने में क्या हुकूमत शरीक होगी? क्या वो हुकूमती एपीसी से फायदामंद हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। मैं एक तो हुकूमत शरीक नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन की एपीसी में अगर ये फैसला होता है और ये फैसला यही होगा कि दहशतगर्दी की जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे। और अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर अपोजिशन की एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर तमाम अपोजिशन जमातें चली जाती हैं और तमाम कौम परस्त जमातें भी उसमें आ जाती हैं और वो जमातें भी आ जाती हैं जो असम्बली के अंदर नहीं है, और एक ऐसी एपीसी हो जाती है जिसका अलामिया जो है वो ये हो कि हम पाक फौज के साथ करें, यही अलामिया होगा और हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और जहां मिसालहत की जरूरत है वहां मिसालत करेंगे, जहां मनाने की जरूरत है वहां मनाएंगे, जहां पर जिरगे की जरूरत है वहां पे जिरगा करेंगे और जहां
जो लोग अपने बिल्कुल रियासत को नहीं मानते उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, हम उसमें बिल्कुल उसके लिए तैयार है। ये एक इलामिया अपोजिशन का होगा, आप देख लीजिएगा, और उस इलामिया पर ये अपोजिशन जो है वो सारा कुछ करेगी। लेकिन देखने वाली सूरत ये हाल है कि अगर एक हुकूमत हो जिसमें जो अपने आप को समझे कि हमें भरपूर हर किस्म की हर जगह से सपोर्ट हासिल है, और उसके बावजूद भी अपोजिशन की जो एपीसी है वो कामयाब हो जाए, और उसके बावजूद भी हुकूमत के जो अपनी एपीसी है वो कामयाब ना हो, तो फिर आप ये अंदाजा लगा लेना कि किसके पास कितना वक्त है और किसका आने वाला सियासी मुस्तकबिल क्या है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ बताइए कि आपने पीपल्स पार्टी की बात की कि पीपल्स पार्टी जो है उसको फैसले लेना पड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक शुरू होगी। अगर पंजाब हुकूमत को देखें तो पंजाब हुकूमत ने नहरों के हवाले से, 2 नहरों के हवाले से मंजूरी दी है बजट की, और बजट कुछ जो है वो इस साल जारी होगा, कुछ अगले साल जारी होगा। तो अगर पंजाब हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, सिंध हुकूमत को मुखालिफ का सामना हो सकता है, तो फिर ये रास्ता किस तरफ को होगा, किसके बेनिफिट में जाएगा? देखिए, मैंने तो आपसे बिल्कुल कहा है कि बेनिफिट में सिंध कार्ड है ना, सिंध कार्ड जो है वो सिंध वाले खेलेंगे, और सिंध वाले सिंध कार्ड खेलते हैं तो 2 है, 2 नहीं 3 बार की चीजें आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती है, वहां पर कौम परस्त जमातें सिंध की बुनियाद पर, सिंध कार्ड की बुनियाद पर होती है, GDA सिंध कार्ड की बुनियाद पर है, और खुद मुस्लिम लीग नून के वहां पर बहुत से लोग जो सिंध के अंदर है वो कहते हैं कि हमने सिंध में सियासत करनी है तो हमें सिंध कार्ड को ही खेलना पड़ेगा। अब इस सारे सिनेरियो में फायदा जो है हर उस जमात को होगा जो जमात अपने कार्ड को बचा लेगी और अपना कार्ड इस्तेमाल करेगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून नहरों की मंजूरी दे रही है, टेक्निकली कैसे भी उनको बेहतर पता होगा। मुस्लिम लीग नून का तो आगे भी सिंध के अंदर कौन सा स्टेक होल्डर है, मुस्लिम लीग नून के पास सिंध में है क्या? मुस्लिम लीग नून जो है बहुत अर्सा पहले जब गौसली शाह साहब होते थे उस वक्त सिंध में जीतती थी। अब तो मुस्लिम लीग नून के पास मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में तो 2 MNAs भी हो आपके सामने। तो जब उनको पता है कि हमारा वहां पर सियासी मुस्तकबिल नहीं है, जहाँ वहां पर हमारी सियासी तय नहीं है, तो उसके लिए वो अपने पंजाब पे जो देगी वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल करना ना करना कोई अहमियत रखता ही नहीं, क्योंकि ना उनके पास उनके अंदर कोई ऐसी चीज है, ना वो सिंध में इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आने वाले वक्त में वो सिंध के अंदर इलेक्शन जीतते हुए नजर आते हैं। राना साहब, MKM जो है वो भी सुनने में है कि सिंध और हैदराबाद के पैकेजेस पे उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये सोच रही है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठे। तो इस हवाले से राबिता कमेटी के इजलास की खबरें हैं, आपको लगता है कि वो फैसला कर लेंगे या उनसे फैसला नहीं हो पाएगा? MKM वही फैसला करेगी जो फैसला उन्हें भेज दिया जाएगा और वो फैसला भर के सुना देंगे। बस मैं इससे ज्यादा ना आप कर सकते हैं इससे बात, ना मैं कर सकता हूँ, और बस जो लिखा हुआ आएगा वो फैसला भर के सुना। हाँ, अगर दूरअंदेशी क्या राना साहब, दूरअंदेशी क्या बताती है, क्या दिखाई देता है मंजरनामा कि MKM क्या रेफ्ट दिखा सकती है? अप्रैल में तैयारी करें। मैं तो आपको वैसे इशारा तो नहीं कर रहा, देखिए मुझे किसी के पास वो गैप का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल में जो है वो बहुत कुछ होने जा रहा है। अप्रैल का महीना जो है ना वो क्या ना जो होता था कि बरसात के मौसम में, अब आप कहेंगे अप्रैल के मौसम में, अप्रैल के महीने में ये सियासत बदल गई है। ये आप गुनगुनाएंगे सब, चूंकि आप अच्छा गुनगुनाते हैं, लेकिन रमजान शरीफ के बाद तो आप गुनगुनाएंगे कि अप्रैल के महीने में सियासत बदल गई है। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं गए थे कौमी सलामती कमेटी के? बेचारे नाल भी नहीं गए, दूसरे की कर दे नहीं, उनके बारे में मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं तबीयत उनकी खराब थी जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन उनके लिए 2-3 हादसा जो है ना ये बड़े बेचारों के लिए मैं समझता हूँ कि है, उनका बेटा डिफॉल्टर करार दे दिया गया और फिर रोकने के बावजूद भी तमाम टीवी चैनल ने भी छुड़ा दिया। उसके बाद आज वो उम्रे में भी नहीं जा सके। बड़ी उम्मीद थी कि मियाँ बड़े मियाँ साहब उम्रे में जाएंगे। और दूसरी बात है APC में, अगर APC पाकिस्तान के लिए सारे सियासतदान कह रहे हैं कि इंतहाई जरूरी थी, है भी इंतहाई जरूरी थी,
तो मियाँ साहब ने कहा पैदल चल के उत्थे जाना सी, या उन्होंने कहा किसी वरैश तिहारे च जाना सी। और भाई वड्डे लोग ने वड्डियां गड्डियां जहाज जाते या जनाब जाती प्लेन किसी को मंगवाता जाना सी, मियाँ साहब ने पहुंच जाना सी। तो तबीयत की जो है वो इस पाकिस्तान से की सालमियत से ज्यादा बेहतर तो नहीं है ना। तो यासर साहब यही कहा जाता है कि तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप और मैं जो है वो तो जाएंगे में, या अपनी गाड़ी जो है वो उसमें पेट्रोल सोच के डलवा के चले जाएंगे। सर मैं सऊदीया जाना है या आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? नहीं वो जो आपने कहा कि बाकी मामला तो ये क्या मरीम साहब क्या सऊदी अरब जाने के लिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात। तो मैं कौमी सलामती कमेटी से कह रहे हैं भाईजान, जो थे कह रहे हैं, मैं और भी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, आजकल ना तुसी रोजे जरूर इफ्तारियां करन दे चन्नी नहीं, रोजा लग भी तो सकता है ना राना साहब। नहीं आपको रोजा नहीं लगता, थानू कोई और चीज लगती है। राना साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या दूरियां ख़त्म हो गई, नज़दीकियां बढ़ रही पीटीआई से? पीटीआई के साथ उनके मामला बहुत हद तक तय हो गए हैं। मेरे पास बड़ी कन्फर्म इत्तला है। अभी दोनों जमातें इस चीज को बाहर नहीं निकालना चाहती। अभी ना दरअसल मौलाना साहब भी रंग देखना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी रंग क्या बनता है, आने वाले दिनों में हुकूमत के बल्ले क्या होता है, आने वाले दिनों में बाकी मामला क्या होते हैं, और आने वाले दिनों में सियासत किस करवट जाती है। मौलाना साहब बड़े दूर अंदेश आदमी है और मौलाना साहब के फैसले बड़े दूर अंदेशी के फैसले होते हैं। लेकिन एक बात से निश्चिंत कर रख लीजिएगा, मौलाना साहब किसी सूरत में हुकूमती बेंचों का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको ये शर्त लगाकर ये खबर दे रहा हूँ कि किसी सूरत में हुकूमती बेंचों का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपोजिशन में रहेंगे। वो इंतजार सिर्फ ये हो रहा है कि किस वक्त अपोजिशन ने क्या किरदार अदा करना है और उस किरदार के लिए कौन सा वक्त जो है परफेक्ट, बस इस चीज का इंतजार हो रहा और किसी चीज का इंतजार नहीं हो। तो आपको ईद के बाद ये तहरीक बाकायदा तौर पे चलती हुई दिखाई दे रही है या इस तहरीक के चलने के अलावा कोई और चीज दिखाई दे रही है? यानी आप अप्रैल के महीने की बात तो कर रहे हैं, क्या इस तहरीक के नतीजे में या पहले से किसी सेटअप के नतीजे में? देखिए, मेरे पास इतना ये है कि काफी अरसे से बहुत सी चीजें जो है उन पे काम हो रहा था और उसके लिए कभी फरवरी का महीना भी कहा जा रहा था, जनवरी का भी कहा जा रहा था। लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं, इन हालात में अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होगा। तहरीक भी चलेगी और कुछ लोग हो सकता है तहरीक के बगैर भी चले जाए, हो सकता है कुछ लोगों को छुट्टी पे जाना पड़ जाए, हो सकता है कुछ लोग जो है वो अचानक उनकी कुछ दर्द निकल आए और वैसे ही वो छुट्टी पे चले जाए। बहुत सी चीजें जो है वो हो सकती हैं और हो सकता है कि कुछ लोग सियासी मैदान से बिल्कुल ऑफ हो जाए। फिलहाल सियासत के मैदान का फैसला अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल से मई नहीं जाएगा। मई में फैसलों पर अमल दरामद शुरू होगा, अप्रैल में फैसले हो जाएंगे, सामने आ जाएगा। और मई का महीना जो है, ये जो गर्मी का महीना होता है, मई जून जुलाई, ये 3 माह जो है ये सियासी फसल ही कटे। सियासी फसल इतनी तेजी से कटेगी कि आप सोच नहीं सकते। बस मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अप्रैल फैसला कौन मरहला है, फैसला कौन महीना है और फैसला कौन दंगल भी जो है वो अप्रैल के महीने में ही होना। अच्छा राना साहब, एक चीज़ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर जारी किया कि हमारे मंसूबों के ऊपर तख्तियाँ लगाई गई हैं पंजाब हुकूमत ने, इस बयान के हवाले से क्या राय रखते हैं? माजी में भी आपने देखा कि बेशुमार जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो चाहे पिछले मंसूबे चल रहे हों, उसकी जब तकमील होती है उनके अपनी ही तख्तियाँ उस पर लगाई जाती हैं। पीटीआई के दौर में भी हुआ, पीटीआई से पहले भी हुआ, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पे बात करती रही, पीएमएलएन पीटीआई पे बात करती रही, अब पीटीआई फिर पीएमएलएन पे बात कर रही है। बात यह है कि हर दौर में ये हुआ है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। तख्ती किसी और की लगेगी। मुझे एक बात है, 5 साल आप मनसूबा हम शुरू करते हैं जी, 3 साल बाद आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। जिसने 5 साल बाद वापस अगली हुकूमत पे आना है, 2 साल बाद उसी ने मंसूबे पे फिर अपनी तख्ती लगानी है ना। अच्छा, मजे वाली बात यह है कि ये सारे इस तरह दावा करते हैं कि चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कि जनाब इन्होंने वो कर दिया है, इस पे
हमारी उस पर लगा दिए, तख्तियां लगा दी हैं, जो फला कर दिए। वो घरों पैसे ले आए, सो अवाम के पैसे हैं, टैक्स हमारे के पैसे हैं, या बाहर से कर्जा उठाया हुआ जो आपने मैंने करना है, उसकी सड़कें बनाते हैं, उसके प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैसे ठेकेदारों को जाते हैं, बहुत से लोग उसमें कमीशनें खाते हैं, बहुत से लोग उसमें जो है अपना मुस्तकबिल सही करते हैं, कर्जे आप पे हम पे चढ़ जाते हैं और आगे दावे कर देते हैं कि हमने बनाई थी इसने लगा दी। तो कोई ऐसी चीज बनाए कि जो कहे कि जनाब ये हमने अपनी जाती जेब से बनाई और इसने आके हमारी जाती जेब से लगाई हुई जो बनाई हुई चीज है उस पर अपनी तख्ती लगा। फिर तो किसी को मालूम ही ना। अब हम लाहौर शहर में आप बैठे हो, मुझे लाहौर शहर की आधा लाहौर शहर जो है टूटा हुआ नजर आएगा आपको। क्या जी नई सड़कें बन रही है? क्या जरूरत थी मुझे बता दें? क्या सड़कें टूट गई थी? घरे बन गए थे? क्या हो गया था? यानी माजी में भी ये रिवायत चलती रही, मुस्तकबिल में भी चलती रहेंगी और यही बयानबाजी चलती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजी अली साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर वो हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अपोजिशन इत्तेहाद की अगर बात की जाए, अपोजिशन के रवैये की बात की जाए और अपोजिशन के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए, किस हद तक ये मामलात जो हैं ये सेटल डाउन होते दिखाई दे रहे हैं या फिर ये केओस बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफ़िक होना ज़रूरी था, वहाँ पे भी रिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब उसमें उज़र जो है वो उठाया जा रहा है हुकूमत की तरफ, और हुकूमत की तरफ उंगली उठा के ये बात की जा रही है कि हुकूमत ये रुकावट डाल रही है और हुकूमत की वजह से सारा कुछ ऐसा हो रहा है। अब इस सूरत हाल में क्या हम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी मामलात देखते हैं, सियासी कोई तहरीक देखते हैं, तो जो फैसले माजी करीब में किए गए क्या अब भी वो सादिक उतरते हैं या फिर अब किसी तब्दीली की ज़रूरत है, या फिर हुकूमती रवैया ही ऐसा है कि माजी के फैसले भी अब भी सादिक उतरते हैं और मुस्तकबिल करीब में उसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने। हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी गुलाम अली साहब, अगर देखा जाए सर तो सुनने में यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ईद के बाद APC बुलाने का फैसला कर रही है। हुकूमत ने एक तरफ इशारा दिया था APC बुलाने का, लेकिन हुकूमत की तरफ से दावतनामे अभी तक नहीं भिजवाए गए, ना ही तारीख का ऐलान हुआ। अब इस सूरत हाल में अगर अपोजिशन APC बुला लेती है, पहले तो ये बताइए कि उसके फ़वाइद क्या होंगे, और दूसरा ये कि उसका इम्पैक्ट हुकूमत पर क्या पड़ेगा कि हुकूमत ने पहले बात की थी और पहल अपोजिशन ने कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया। इस वक्त मुल्क को रियासत और रियासत में बसने वाले अवाम की जो मुश्किलात है और उसके खात्मा, ये इस मुल्क के सियासी कायदीन, सियासी जमातों का काम है, असम्बली का काम है, पार्लियामेंट का काम है। अब अपोजिशन ने एक इत्तेहाद के लिए और एक मौजूदा सूरत-ए-हाल को डिस्कस करने के लिए अगर इसके बाद कोई इजलास तलब किया, मैं भी ये समझता था और मेरा ये सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें तय करनी चाहिए। अब अभी कल जो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हुआ जी, इसमें भी तमाम सियासी कायदीन को बुलाना चाहिए। तो मेरा ज़ाती राय है, जमाती भी नहीं, ज़ाती राय है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, इसके लिए ज़रूरी है। मेरा ज़ाती राय थी कि हमारे फोर्सेस ने, आर्मी चीफ साहब ने इन कैमरा इजलास में जो कुछ कहा, इसके बाद चाहिए था कि इस पे 1-2 दिन डिबेट होता इनके गैर मौजूदगी में और एक कौमी लाएअमल बन जाता। देखिए, हमेशा से अगर हम अपने मुल्क की तारीख देख लें तो हमारे ज़ियाउल-हक साहब ने जो फैसला किया, आने वाले उसके बाद जो जनरल साहब आए थे उसने उसकी मुखालफत, फिर मुशर्रफ साहब ने जो फैसला किया उसकी मुखालफत की गई, फिर अभी इसके बाद बाजवा साहब ने जो कुछ किया उस पर तनकीद की जा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, पाकिस्तानी रियासत, अवाम एक मुश्किल में है, फोर्सेस मुश्किल में है और ये काम फोर्सेस
और सियासी कायदीन को मिलकर बैठकर हल करना चाहिए। और राय जो है ना वो तमाम सियासी जमातों का सुनना चाहिए और फैसला हुकूमत करे। ये हुकूमत जब तक फैसले की ताकत और कुव्वत नहीं रखेगी तो हुकूमत दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि इस वक्त जो हमारे सरहदात पर अपने हमसाए मुल्क इंडिया के से हटकर अब अफगानिस्तान के साथ मुश्किलात बढ़ रहे, और इसी तरह देखो 25 दिन तुर्खम का बॉर्डर बंद था, आज वो खुल गया। तो ये मुश्किलात जो है ये इस तरह नहीं है कि किसी के कहने पर ये हल हो जाएंगी। इस पे बैठ के सियासी कायदीन का राय लेने चाहिए और हुकूमत बनकर फैसला करे। अगर जब हुकूमत बनकर फैसला नहीं करेगी और वो सियासी जमातों को अनबोर्ड नहीं लेगी तो मुश्किल है कि ये मुश्किलात हल हो जाए। देखो ऑपरेशन तो इससे पहले भी हुए हैं, इससे पहले भी लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम फोर्सेस एक होकर इस रियासत की हिफाजत का एक मुसम्मम इरादा करेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान है तो हम है, ये रियासत है तो हम है, आप हैं, सब हैं। तो हमने मिलकर इख्तिलाफात को बाले ताक रख के हमें चाहिए कि हम एक होकर एक फैसला करें। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो हुकूमत को अदा करनी होगी और हुकूमत ये बताएगी कि हम हुकूमत है और फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है, पार्लियामेंट के पास। हाजी साहब आपकी बड़ी अच्छी बात है, हाजी साहब आपने बहुत अच्छी बात की। ये बताइए कि आपकी जमात जो है क्या ये अपोजिशन में रहेगी या आप हुकूमत अगर दावत देती है कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाए और इस सारे मामले में अपना आके किरदार अदा करें, तो क्या आपकी जमात हुकूमत का हिस्सा बनेगी? देखिए आप माशाल्लाह एक जीरक एंकर है, आपका चैनल जो है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत ने हर अरबा इस्तेमाल किया। क्या आप को ये मालूम नहीं है कि हुकूमत ने 100 से ज्यादा दफा हुकूमत में शमूलियत की दावत दी? जमीयतुल उलमा इस्लाम एक नजरिए का नाम है, इसके कारकुन नजरिए के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत में रहना, हुकूमत लेना, हुकूमत से निकलना ये सानवी बातें हैं। आप देख लें कि आज से 2 हफ्ते पहले मौलाना फजल रहमान साहब कायदे-ए-शरीयत ने जो पाकिस्तान का नक्शा और खुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो नक्शा पार्लियामेंट के सामने रखा, तो क्या वो आज सब कुछ सच साबित हो रहा है या नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त आना का मसला नहीं, हम सब ने आना को फेंक कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और तमाम सियासी जमात, हमारा अपना PTI से हजार इख्तिलाफात, बाकी जमातों से इख्तिलाफात भी होते हैं और उनके साथ अलायंस भी बनते आपने माजी में देखे हैं। लेकिन इस वक्त मसला सियासत का नहीं, रियासत का है, और रियासत के लिए फिर आपको सबकी आरा लेनी चाहिए और फिर पार्लियामेंट इस पे फैसला करे, हुकूमत फैसला करे। ये कोई 2 मिनट का काम नहीं कि इन कैमरे इजलास हो जाए और बर उसमें फैसला हो जाए कि ये बस हम करते हैं। इससे कोई अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। हमारे फौजी भाई हमारे भाई हैं, एक लाश भी जब पुलिस की गिरती है, आवाम की गिरती है, हमारे फौजी भाइयों की गिरती है, तो ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान सिर पर सवार हो जाता है। और आखिर क्यों गुज़श्ता 4 दहाइयों से हमारे फोर्सेस की लाशें, हमारे अवाम की लाशें गिरती जा रही हैं? इस पर एक बहुत बड़ी बैठक होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को आरा लेनी चाहिए और फिर मुत्तफिक एक फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को पसंद हो किसी को नापसंद, ऐसा फैसला होना चाहिए कि रियासत को पसंद हो। रियासत की बका का सवाल है और रियासत को मजबूत करना चाहिए। और जब रियासत मजबूत होगी हम सियासत भी करेंगे, हुकूमतों में भी आएंगे, निकलेंगे भी। ये सानवी बात है। हाजी साहब, अगर देखा जाए तो मुश्तरका पार्लिमानी सलामती कमेटी का जो इजलास था
उसमें PTI की अदम शमूलियत और महमूद खान अचकज़ई साहब की, मेंगल साहब की हुकूमती नाकामी समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि इन पार्टीज़ को अगर हुकूमत की तरफ से भी कोई वाज़ेह इशारे नहीं थे तो इस मामले के ऊपर जाना चाहिए था? देखिए, इसको मैं बड़े संजीदगी से देख रहा हूँ और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हुकूमत का काम ये है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि वो बाज इशू पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी, अकुल वस्त कोशिश करेगी। इसके लिए अगर ये एक अहम मसला था, इसके लिए हुकूमत को अगर 26वीं तरमीम के लिए दिन और रात के 2-2 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी भी लोग मौलाना फजल रहमान के घर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आना चाहिए था कि उसको कहते कि इन लोगों को आप राजी करें। बाकी सियासी जमातें की कायदीन को कहते कि भाई PTI से भी राब्ता करो, महमूद खान अचकज़ई से भी करो, अख्तर मेंगल साहब से भी करो, दीगर जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है उससे भी राब्ता करो, ताकि एक इत्तेफाक राय से एक मौक़िफ़ सामने आता। तो इन्होंने बस जल्दी में बुलाया इजलास और 2 घंटे में पाकिस्तान के लिए एक फैसला सुनाया गया। अब उस फैसले में देखो, हम तो कहते हैं कि इस वतन अजीज में अमन हो, और फिर खासकर इस अमन के जो प्यास है ये खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम को। हमारी ख्वाहिश है कि सियासत फेंगे और अमन बहाल करें, लेकिन अमन बहाल करने की कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होता है। जब तक हम इस तरीक़ेकार पर नहीं जाएंगे और इसके हालात में हम किसी न किसी जगह हम शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ मौलाना फजल रहमान साहब को, कहाँ अचकज़ई को, कहाँ अख्तर मेंगल साहब को, या किसी भी सियासी कायदीन को इस तरह इत्तेफाक राय के लिए यकजा करना, मेरा ख्याल ये सबसे अहम है। इजलास 2 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन इन सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके इनको मजबूर करके यहाँ पे आना चाहिए था, और खासकर PTI को जरूर आना चाहिए था। अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो सियासी कायदीन इस तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करते और उनको इजलास में बुलाते। अच्छा साहब, अब आप क्या समझते हैं? इजलास तो हो गया, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या इक़दाम होने चाहिए कि जिससे हमारे वतन अजीज से दहशत गर्दी का खात्मा हो जाए? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है, कोशिश है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं अपनी सियासी जमात की बात करूंगा, जमीयत उलमा इस्लाम की बात करूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब की बात करूंगा कि हम आइन और रियासत के साथ करें। हम पे हमले हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लाशें हमारी गिरी हैं, लेकिन हमने आइन और रियासत की बात की और आइंदे भी करेंगे। ये रियासत है तो हम सब हैं। इसके लिए अगर हुकूमत समझती है, हमारे इदारे समझते हैं कि हमारी जमात में से या दीगर जमातों में से किसी से भी काम इसके लिए अमन के लिए लिया जा सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी किया और फिर भी करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक इत्तेफाक राय और आज़ादाना डिबेट, ऐसा डिबेट कि हर एक अपने दिल की जो बात है वो सबके सामने रखे और फिर हुकूमत बैठकर फैसला करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। यानी तमाम जो है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो एक मेज़ पे बैठे, आज़ादाना मुबाहिसा हो, तमाम उस पर गौर व फिक्र करें और अपनी अपनी आरा जमा करवाएं, फिर उसके बाद एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर लाहेअमल तरतीब दिया जाए जो बैनुल-अक़वामी सतह तक भी पैगाम दे, अंदरूनी मुखालिफ ताकतों को भी पैगाम दे और उन अनासर को भी पैगाम दे जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं। इससे ही कोई मुस्बत इमेज जो है वो बिल्ड हो सकता है। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा स्टेप्स।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात उसी नुक्ते के ऊपर करते हैं कि अपोजिशन का ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान है। तो ये ऐलान जो है या ये जो फैसला है या इसके ऊपर जो मुशावरत होनी है, ये किस हद तक अपोजिशन को फ़ायदा दे सकती है, ये किस हद तक मुल्की मफाद में बात हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, एक APC का ऐलान जो था या मशवरा जो था या तरगीब जो थी वो वज़ीर आज़म की तरफ से आई। एक APC जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद बुलाना चाहती है। आप क्या समझते हैं कि किसकी APC ज़्यादा मुअस्सर हो सकती है, किसका दावतनामा? और अगर ये दोनों अतराफ से यही कोशिश की जाती रहेगी कि एक APC उधर एक APC इधर, उधर कुछ जमातें इधर कुछ जमातें, तो ये क्या पैगाम देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, APC एक गोली भी होती है, बड़े अरसे से बचपन में इसका नाम, और एक APC भी होती है जो मुख्तलिफ पार्टियां मिलके इकट्ठी बैठ जाती हैं। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ सोच के साथ सियासत के आज के रंग को देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक्शन की जरूरत है, पार्टीज का एक्शन चाहिए। अवाम को इस वक्त इक़दामात की जरूरत है, मुल्क को इक़दामात की जरूरत है। इकट्ठे बैठ के खाना खा के वापस चले जाने से कोई चीज नहीं निकलेगी। अगर कोई APC बुलानी है तो APC में से निकालना क्या है, दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग। तो मैं असल में बहुत ही हमारी सियासत के जितने भी रंग है, हुकूमत जो है वो भी इकट्ठा कर लेती है, और असल में आजकल मसला यह है कि ये तसव्वुर पैदा हो गया है कि सिर्फ खबर के जरिए से सियासत की जाए। अवाम को ज़बानी जमा खर्ची से ये एहसास दिलाया जाए कि सब कुछ उनके लिए हो रहा है। तो ऐसी कोई APC जिसके नतीजे में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए कि चंद बड़े बड़े नाम या चंद सियासी नाम या चंद बड़े घर रखने वालों के घरों में किसी का इकट्ठा हो जाना किसी मसले का हल है, मैं नहीं समझता कि अवाम के लिए अब ये कोई भी हल है। अब तो एक आम शहरी जब एक मोबाइल फोन के सामने बैठ जाता है तो वो तमाम APCs की ऐसी तैसी कर देता है जब वो अपना हाल दिल बयान करता है और अपना हाल ज़ार दिखाता है लोगों को। तो लिहाजा जो इस वक्त जिस इकदाम की जरूरत है वो शायद APC से आगे बढ़ते हुए एक्शन प्लान की जरूरत है। मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन पार्टीज क्या करने जा रही हैं। ऑपोजिशन पार्टी तो अपनी बात भी कर सकते हैं। ये तो मुझे बताएं, आपकी बड़ी गहरी नजर है, इतना अहम इजलास हुआ है, मियां बड़े मियां साहब नहीं गए। देखें जी, वो तो कल एक साहब कह रहे थे कि जी PTI ने बाइकआउट कर दिया, तो मैंने कहा जी मियां साहब ने भी बाइकआउट कर दिया। वो आज बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब का बयान भी आया हुआ था, उस पे मरियम औरंगजेब साहिबा की वजाहत भी आई है सर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह से पेश नहीं हुए। उन्होंने पैदल जाना थी नहीं, वो शामिल हो जाती। और दूसरी बात है कि फिर इमरान खान साहब को क्यों शामिल नहीं होने दिया गया? उन्हें भी शामिल कर लेते तबीयत की सेहतयाबी की वजह से। मतलब ये है कि हुकूमत ने जिस जुर्म के लिए अपने आप को जवाब फराहम किया है उसके ऊपर जो है अपोजिशन पे एतराज किया है। तो मैं इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक सीधी सी लाइन मौजूद है। जो 47 को मानते हैं वो हुकूमत है और जो 47 को नहीं मानते वो अपोजिशन है। और इसमें एक और लाइन भी है, जो 26वीं तरमीम को मानते हैं वो हुकूमत है और जो 26वीं तरमीम को नहीं मानते वो अपोजिशन है मेरे ख्याल में। क्योंकि वो इक़दामात जिनके नतीजे में मुल्क का आइन मुअत्तल हो गया, जिनके नतीजे में अदालती अमल, आज क्या आपने देखा है हाई कोर्ट में क्या हुआ है, मतलब यह है कि वो इक़दामात जिनके नतीजे में हुकूमत को अख्तियार मिल गया है कि वो अदालतों के फैसले भी हुकूमत ने अपने पास ले लिए, जुडिशरी का अख्तियार भी इंतजामिया के पास आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं कि कैसे आप मुल्क के अवाम को जो है कौन सा रिलीफ देंगे और कौन सा आइन होगा जिसके तहत जो है मुल्क को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्लैरिटी चाहिए
देखें, ये शप जो होता है ना, शप बहुत देर नहीं चलता। इस वक्त बस जो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। देखें, इस वक्त तो कल आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि असल मसला जो है वो ये है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और गवर्नेंस के इश्यूज जो है वो हुकूमतों ने दूर करने। कल अगर ऑपोजिशन वहां मौजूद होती तो, या इवन जो ऑपोजिशन वहां मौजूद थी, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई चीफ साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस का सरबराह तो यहाँ हाल के अंदर बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं उन गवर्नेंस के गैप्स को पूरा करते, जिसके नतीजे में मेरे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और मेरे मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी जो है उसने मुल्क की तरक्की के रास्ते में ब्रेकें लगाई हुई हैं, मुल्क को लिए रास्ते बंद किए हुए। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी एक क्लियर सी चीज है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। सर एक चीज दुरानी साहब, जी जी जनाब, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त मान ली जाती हैं। आप समझते हैं कि कल की मीटिंग के बाद अब आगे जो अमल दरामद होना है, उस अमल दरामद में हुकूमत का कोई रोल होगा, या हुकूमत उस पर अमल दरामद करवा सकेगी? देखिए जी, हुकूमत तो मतलब हुकूमत की जिम्मेदारी तो है। हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की बहुत है। हुकूमत की जिम्मेदारी तो रमजान में अवाम को रिलीफ देना भी है। हुकूमत की जिम्मेदारी तो और भी बहुत सी चीजों पे है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो तो ये थी कल के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि वो पूरी कौम को मुत्तहिद करके इस दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ इकट्ठा करके बिठा देती। कल जो था, पार्लियामेंट में मौजूद पार्लियामेंट में मौजूद लीडरशिप, पार्लियामेंट से बाहर जो लीडरशिप्स हैं, उन सबको इकट्ठा बिठा के एक पैगाम देना जाना चाहिए था। आप क्या हुआ था जब पेशावर के अपना वो स्कूल का वाकया हुआ था, तो लोग धरने छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सब लोग इकट्ठे हो गए थे। ये आज के दिन भी यही तकाजा था कि तमाम जो अपोजिशन और तमाम हुकूमती जो हुकूमत से बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको चाहिए था कि वो हुकूमत उनको इकट्ठा करती और फौज के लिए और जो इदारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं उनको ये पैगाम देती कि पूरी कौम आपकी पुश्त के ऊपर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई है। इन्होंने तो वहां पे भी, वजीर आजम साहब ने भी एतराज का काम किया, और उन्होंने तनकीद का काम किया, उन्होंने अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने का काम किया। खुदारा जब कोई गमी खुशी होती है उसके ऊपर तो हम सियासत की बात भी नहीं करते। कुछ आके आप इतने शहीदों के एक कुर्बानी के नतीजे में जो मुल्क का एक नुकसान हुआ है, और एक अगला जो आप एक अमल शुरू कर रहे हैं जिसके नतीजे में आप इस दहशतगर्दी को कलाकुमा करना चाहते हैं, उस मौके के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। आप किस चीज के बने हुए? लेकिन दुरानी साहब, फिर इसका मतलब ये कि पीटीआई का ना जाने का फैसला दुरुस्त है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि दुरुस्त फैसला जो जाना के लिए उनके अपने जवाब हैं, ठीक है ना जी। वो कहते हैं जी हमें अपनी लीडरशिप। मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई की जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत जिसको बुलाना चाहिए था वो इमरान खान साहब, और हुकूमत अगर उनको बुलाती तो जुर्रत थी कि पीटीआई के बाकी लोग ना आते, बुला लेती तो कौन सा तूफान आ जाना था यार। कौम को, पूरी दुनिया को ये पैगाम ही चला जाता ना कि इस वक्त जो है हुकूमत ने और ऑपोजिशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का फैसला कर लिया। तो कितनी बड़ी कीमत थी जो आपने अदा करनी थी। तो इसलिए गलत और सही फैसला तो कुछ रहा ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आना मियां साहब भी नहीं आए तो इमरान खान साहब को आने नहीं दिया। अच्छा दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये जो सिंध की नहरों वाला मामला है, पीपल्स पार्टी को अंदरूनी तौर पे दबाव का सामना है। अब वो बबांगे दोहल कुछ बात कर लें, कुछ ना करें, कुछ गिले कर लें, या उनकी अपनी जो है वो उसके अंदर शराकतदारी शामिल हो कि बाहमी तौर के ऊपर बातें हुई लेकिन अवामी तौर के ऊपर जो है वो रिबटल्स उसके दे दें। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया उन नहरों की तामीर के हवाले से, उसकी फंडिंग के हवाले से, पैसों के इजरा के हवाले से। अब पंजाब अपना फ़ायदा देख रहा है। इस ज़मन के अंदर आप ये रिफ्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या आप फिर समझते हैं कि इसी तनख्वाह पे सारे काम करेंगे, ये छोटी मोटी हल्की फुल्की मौसीकी जो है ये जारी रहेगी?
देखिए जनाब, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया, आपका है भी ये बड़ी अमीक नजर है आप दोनों हजरात। देखें, सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान के कयाम की करारदाद सबसे पहले पास की, समझ गए। सिंध जो वो सूबा है जो पाकिस्तान की गेटवे है, पाकिस्तान की बुनियादी असास है। एक आप अब देख लें कि सिंध का पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा किरदार है, और परसों 3 दिन पहले सिंध के अपोजिशन ने एक फैसला किया है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल, इसे कहते हैं सियासत। मैं पीटीआई वालों को भी कहूंगा, जो सिंध वाले हैं, मुबारकबाद दूंगा, और जीडीए वालों को भी मुबारकबाद दूंगा। और ये वो डेवलपमेंट है जिसको आपको महसूस करना चाहिए कि उमरकोट की सीट के ऊपर ये फैसला किया गया है कि तमाम अपोजिशन मिल के जो है हुकूमत के मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाए। ये डेवलपमेंट हुई है सिंध के अंदर, और मैं ये आपको बता दूं कि ये एपीसीओ से कुछ नहीं निकलेगा। ये फैसले जहां जहां होंगे वहीं से एक नया तनव्वो शुरू होगा और एक नई सियासत शुरू होगी, जिसके नतीजे में अवाम में उम्मीद पैदा होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब जो नहरों वाला मामला है, नहरों के मामले में एक सेट प्रिंसिपल है। देखें, पानी की तकसीम का मुआहदा जो 92 का था वो मौजूद है, उसके बाद सीसीआई जो है वो भी मौजूद है। आपने इस किस्म का कोई भी फैसला करना हो तो उसके लिए जो आईनी इदारे हैं उनमें से उसको गुजार के करना चाहिए। मेरी पीर साहब वगैरह से भी बात हुई है, मेरी सिंध की बाकी क़यादत से भी बात हुई है, और वो उन सब का कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा यह है कि हमारी हुकूमत जो है और सदर साहब जो है वो हमारे साथ धोखा फरेब ना करें, तकरीरों के जरिए हमें लॉलीपॉप ना दें, हमें ये बताएं कि वो आईनी और कानूनी इदारों में से गुजरे हुए फैसले किधर हैं, जिनके नतीजे में ऐसे इकदामात जो है वो आईनी बन जाते हैं और वो हक बन जाते हैं। पानी जो है उसके ऊपर लोअर रायपेरियन का भी हक होता है, अपर का भी हक होता है। इस तो मैं तो खुद इलाके से ताल्लुक रखता हूं जो इससे सबसे ज्यादा मुस्तफीद या सबसे ज्यादा, एक नहर जो है 1952 से चोरी हुई भी है बहावलपुर की, जो अभी तक मिली नहीं है। मैं उन चीजों को मैं बहुत समझता हूं, लेकिन मैं फिर भी सबसे ज्यादा अहमियत जो है मुल्क की सालमियत को देता हूं, धौंस धांधली को नहीं देता। मैं कहता हूं कि अगर आपने ये फैसले करने हैं तो सदर साहब को चाहिए कि वो तकरीर ना करें, बल्कि आवाम को आके बताएं कि वो फैसला कहां हुआ है, उस फैसले के अंदर उनका क्या रोल है, उनकी पार्टी का क्या रोल है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में बैठ के नहरों के बारे में क्या राय रखती है, ये तो आपस में धोखाबाजी ना करें। और फिर पंजाब को इसमें बड़े एहतियात के साथ अपना रोल अदा करना चाहिए, और एक बड़े भाई की तरह पंजाब को एकता और यकजहती पैदा करने के लिए इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा अपना पानी है, पाकिस्तान का पानी है, उसकी तकसीम जो है वो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान का भला होगा, वरना पाकिस्तान का नुकसान होगा इसके अंदर। दुरानी साहब, बहुत सी हुकूमतें आपने भी देखी हैं, आपने हुकूमतों में हिस्सा भी लिया है, हुकूमतों के जिम्मेदार भी रहे। ये इस वक्त मौजूदा सियासी सिनेरियो में सूबाई असबियत जो है वो बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। इसकी वजूहात क्या और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है? देखें जनाब, इस वक्त जब भी आप गैर नुमाइंदा हुकूमतें कायम करते हैं तो उसके नतीजे में असबियतें जन्म लेती हैं। जब भी आप अवाम के इस हक को छीनने की कोशिश करते हैं कि उनके वोट से हुकूमत बने और उनके वोट से हुक्मरान बने, तो उस सूरत में जो हुक्मरान बन के आते हैं वो नकली होते हैं। और नकली बंदे की पहचान ये होती है कि उसको किसी से मोहब्बत नहीं होती, जिसके नतीजे में नफरतें बढ़ें। ये जब दहशतगर्दी के खिलाफ एकता के लिए बैठते हैं तो अपनी गुफ्तगू शुरू तनकीद से करते हैं, मतलब ताईद और इत्तेहाद और एकता के बजाय ये आपस में नफरतों के फरोग के ऊपर जो है बातचीत करते हैं। तो अब आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि इस वक्त नफरतें जो है वो अवाम के दरमियान नहीं है, ये वो नफरतें हैं जो गैर मुंतखब लोगों ने अपने ऊपर अवाम का एतमाद ना करने का इंतकाम ले रही हैं, अवाम से, मुल्क से इंतकाम ले रहे हो कि इस वो बाद लोग वजीर आजम बनने आए थे, वो वजीर आजम नहीं बने, उनका दिल करता है सुनिया और जड़ गलिया कुछ मिर्जा याद फिर। मतलब ये है कि वो हर चीज को तहोतेह कर रहे हैं।
उन्होंने पाकिस्तान में पहले ही कुछ नहीं रखा था, अब वोट भी उनके नहीं रहे पाकिस्तान में, तो अब वो पाकिस्तान से अपना इंतकाम लेना चाह रहे हैं। ऐसी जो हकीकतें होती हैं वो बहुत खौफनाक होती हैं, और वो सारी खौफनाकियां जो है वो हमारे सामने खड़ी हुई हर इश्यू को। अच्छा दुरानी साहब एक आम सवाल है, जैसे कि किसी से पूछा जाए कि पीटीआई क्यों नहीं गई, वो कहते हैं जी इनके साथ बैठ के कैसे बात हो सकती है। वो कहेंगे जी हमारे इतने मुखालिफ हैं, ये तो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ हैं, वो कहें इनके साथ बात कैसे हो सकती है। एक आइडियल सिचुएशन है कि किसी भी लम्हे में एकता का पैगाम दिया जाए। एक आइडियल सिचुएशन होती है, कहीं पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, वो चाहे हमारे हमसाया में क्यों ना हो जाए, कि पाकिस्तान के मामले में वो एकता दिखा दे जी कि नहीं हमारी पॉलिसी यही होनी चाहिए। आप समझते हैं कि यहाँ पे एकता हो सकती है, या फिर अगर नहीं हो सकती, उधर से भी खुशदिली से इनको कबूल नहीं किया जा सकता, ये भी खुशदिली से नहीं जा सकते, तो फिर वो जो बीच वाले उनसर हैं, वो बीच वाली जो शख्सियात हैं जो माजी में किरदार अदा करती रही हैं इनके आपसी मामलात के ऊपर, अब वो रियासती मामलात के ऊपर भी तो दोबारा उठ के किरदार अदा कर सकती हैं। देखिए, एकता पैदा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो हुक्मरान होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो एकता पैदा कर सकता है। वो या डी फैक्टो हो, जैसा भी हो, जिसके हाथ में हुक्मरानी होती है, उसके पास ये कुव्वत आ जाती है कि वो कौम को एकता पैदा करने के लिए ऐसे इक़दाम। मैंने अब आपको मिसाल भी दे दी कि कल की मीटिंग में अगर इमरान खान साहब को बुला लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन अगर कल की मीटिंग से पहले जो है ऑपोजिशन को ये अख्तियार दिया जाता, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब बुला लेते और इन्हीं पीटीआई की लीडरशिप को बुला लेते, उन्हें बिठा के उन्हें कहते जी बेटा आपके मसले क्या है, हम इस वक्त जो है इकट्ठे होकर चलने की, ये अनाओं का वक्त नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त हमें चैलेंजेस, हमारे बच्चे जब शहीद होते हैं तो दिन रात को हमें नींद नहीं आती, जब तो फिर वो ऐसे वक्त में अनाओं के खौल से बाहर निकल के रियासत के मुकद्दम होने के बारे में सोच होनी चाहिए, और उसी से फिर सिला रहमी वाली सूरत हाल अगर पैदा हो तो फिर हम कुली तौर पर और अंदरूनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।